Hi viewers, this is Baha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है रोहित शर्मा जी ने और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत ही अच्छा चैनल रन कर रहे हैं। आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर साहब के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, रोहित सर के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो सके तो हमारे चैनल की मेंबरशिप भी लीजिए और साथ ही साथ हमें सुपर चैट कीजिए। अब हम प्रोग्राम की जानिब बढ़ते हैं और मेरे वीडियो का टाइटल देखकर आपको समझ आ ही गया होगा, क्योंकि आज हर जगह इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर सिर्फ यही खबर जो है वो चल रही है, डॉक्टर एस जयशंकर का विजिट जो है वो ईरान में है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि वहां पर उन्होंने जो है वो डील साइन की है चाबहार पोर्ट एग्रीमेंट के हवाले से। तो आखिर इसके पीछे क्या डिटेल्स हैं, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब से स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? चाबहार पोर्ट एग्रीमेंट साइन किया आपके फॉरेन मिनिस्टर ने, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और ये करने के बाद क्या ये जो पोर्ट है क्या वो इंडिया के पास वापस चला गया है? क्या कहेंगे आप इसको देखते हुए? जी नमस्ते, राम राम आपके सभी दर्शकों को सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, ग्रीटिंग, वनक्कम। देखिए, आई मस्ट से दैट दिस कि ये जो चाबहार प्रोजेक्ट है ये बेसिकली बड़ा ही आप इसको कह लीजिए स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है। ये पार्ट है चाबहार प्रोजेक्ट जिस एक पर्टिकुलर कनेक्टिविटी रूट का, जिसका नाम है INSTC, दैट मीन्स द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ठीक है ना? ये 7,200 किलोमीटर लंबा है, ठीक है ना? और मल्टी मोड है, मतलब आप इसमें कई तरीके के फ्लाइट्स को ले जा सकते हैं। फ्लाइट मतलब माल मतलब ट्रेडेबल गुड्स जिनको आप कहते हैं, तो वो इस पे ट्रेवल करेंगे। ये जो है ये इंडिया से, ईरान से, अफगानिस्तान से, आर्मेनिया से, अजरबैजान से, रशिया से और सेंट्रल एशिया और यूरोप को ये रास्ता ले जाएगा। तो इट्स अ बिग प्रोजेक्ट, ठीक है ना? तो चाबहार पोर्ट जो है उसके लिए इस कनेक्टिविटी रोड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है, क्योंकि इंडिया से डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटी नहीं है। तो इंडिया जो है वो गुजरात से चाबहार का पोर्ट जोड़ लेगा और फिर वो पोर्ट वो ऑपरेट हम ऐसे करेंगे कि जैसे वो मेरा अपना पोर्ट हो। तो वो फिर जो है वहां से इंडियन गुड्स जाएंगे और वो दुनिया भर में जो है वो ट्रेड्स को, फ्राइट को कैरी करेंगे और लेके जाएंगे। देखिए, मैं वही कह रहा हूं फिर से कि ये जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट इंडिया इनिशिएट कर रहा है और पीएम मोदी के, जिसे कह लीजिए पीएम मोदी के लीडरशिप में, ये पाथ ब्रेकिंग है। और पाकिस्तान जो एक बॉटल नेक क्रिएट करता रहता था, ऑब्स्टेकल क्रिएट करता था हमेशा कनेक्टिविटी में, और उनकी ये शर्त थी कि आपको अगर ये सेंट्रल एशिया का रूट चाहिए, इसका रूट चाहिए, उसका रूट चाहिए, तो हमारे से हो करके जाइए। उन्होंने इस बात को कभी नहीं समझा कि इंडिया एक ऑल्टरनेटिव भी क्रिएट कर सकता है। तो चाबहार एक बहुत बड़ी डील है। आपको पता है कि पहले भी ये डील बात चल रही थी, लेकिन किसी कारणवश पीछे हट गया था। किसी कारण ईरान पीछे हट गया था। उसके बाद से कुछ डिस्ट्रस्ट के इशू हो गए थे। अभी आप देखिए, वापस से डिस्ट्रस्ट इशू को जो है क्रिएट करने के लिए इन्होंने, हुती रिबल्स जो थे वो रेड सी में अटैक कर रहे थे, और फिर एक ऐसा भी जो आया था ड्रोन, वो शायद ईरान से था, ये अलिजिडली था, और पेंटागन ने कहा था कि देखिए ये ईरान से आया है और ये एक इंडियन शिप को अटैक किया है। मेरे ख्याल से वहां पे ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि ईरान के ऊपर ये इल्जाम लगा करके, और ये जो मल्टी मिलियन डॉलर जो प्रोजेक्ट होना है, ये शायद 85 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है। 85 मिलियन डॉलर इज नॉट अ स्मॉल सम ऑफ मनी, इट्स अ ह्यूज सम ऑफ मनी। तो 85 मिलियन डॉलर का इस प्रोजेक्ट को एक तरीके से ये कोशिश किया गया था कि इसको ना साइडलाइन कर दिया जाए या इसको ट्रैक से उतार दिया जाए। बट थैंक गॉड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज हैंडल्ड दिस इशू वेरी मैच्योरली। हमारे देखिए अरबों के साथ, अरब देशों के साथ भी बहुत मैच्योर रिलेशनशिप हो रहे हैं। अभी स्मृति ईरानी साहिबा वहां पहुंच गई थी, आपको पता है, सऊदी अरेबिया में मक्का मुनव्वरा या मदीना के मस्जिद अल नबवी के पास। उसके बाद से आप देख लीजिए वो आए, प्रिंस अल जायद साहब आए, और वो उन्होंने रोड शो निकाला प्रधानमंत्री मोदी के। तो अरबियों के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशन है। और टू टॉप इट ऑल,
ईरान के साथ भी ये है मोदी, ओनली मोदी कैन डू दैट। मतलब आप देखिए इस पूरे क्राइसिस में हुतीज को बैक कर रहा है ईरान, ठीक है, नहीं तो बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। और इंडिया ने हुतीज को फाइट करने के लिए अपनी वॉरशिप भेजी हुई है, ठीक है ना। इंडिया इजराइल का भी सपोर्ट कर रहा है और उसका भी सपोर्ट कर रहा है, क्या नाम है, टू स्टेट सोल्यूशन के नाम पे क्या है इसका, क्या नाम है, इजराइल का और पैलेस्टाइन दोनों के साथ हम खड़े हैं। सो द कैरिश्मा ऑफ प्रधानमंत्री मोदी अद्भुत है। द मैन इज चोजन वन। और गलत नहीं है उनको अगर कहें कि वो एक तरीके से अवतार हैं मॉडर्न डे ना, वो भारत में भारत की बात बताने के लिए या भारत को उत्थान पे ले जाने के लिए वो वाकई में अवतार है। और यदि मुझे कोई कहता है कि मैं उनका अंधभक्त हूं और मैं पिछले कम से कम 10-15 साल से हूं, बिकॉज आई कुड सी हिज लीडरशिप, तो I'm proud of him. The man only he could have pulled it off. हर तरीके से इस तरीके की सक्सेस को लेना ये मोदी जी की चमत्कार है। और INSTAC प्रोजेक्ट जो है आपको मैंने बता दिया, ये उसका एक बहुत आपके दर्शकों को बता दूं, ये जो INSTC यानी कि द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर विच इज 7,200 किलोमीटर लॉन्ग, चबहार उसका एक बहुत बड़ा पिवट बनने जा रहा है। तो इट्स अ वेरी 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 बिग अचीवमेंट ऑफ मोदी सरकार। बिल्कुल। रोहित सर, आप क्या कहेंगे इस एग्रीमेंट को देखते हुए? डॉक्टर एस जयशंकर जो है उनका विजिट है ईरान में और चाबहार पोर्ट का एग्रीमेंट साइन किया जा रहा है, ठीक है जी। और इस पूरे मूव को क्या क्या कहेंगे इसको देखते हुए? देखो, चाबहार पोर्ट की एक चीज और बताऊंगा, जो डॉक्टर साहब ने बताया कि ये हमारा गेटवे है टू रशिया, टू अदर प्लेसेस जो कि सेंट्रल एशिया है। और ये सेंट्रल एशिया बहुत इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि इसमें बहुत सारा तेल है। बाकू रीजन, अजरबैजान बाकू रीजन, ये इस रीजन में तेल है। ये रीजन जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। ये हमारा एक्सटेंडेड नेबर है, जिसको हमारे हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब एक्सटेंडेड नेबर बोलते हैं। चाबहार से हमारे लिए दूसरा रास्ता भी खुलता है अफगानिस्तान का। एक रास्ता तो ये वाघा से आप जाइए और वाघा से पाकिस्तान क्रॉस कीजिए और आप सीधे काबुल पहुंच जाते हैं। ये रास्ता जब हम गेहूं पहुंचाना चाहते थे, वीट, गेहूं, गंदम जो बोलिए, वो पहुंचाना चाह रहे थे अफगानिस्तान, तो ये रास्ता हमारे लिए बंद था। पाकिस्तान ने सीधे सीधे मना कर दिया, हम ये रास्ता अलाउ नहीं करेंगे। क्यों नहीं अलाउ करोगे भाई? आपकी प्रॉब्लम क्या? यू पाकिस्तान डिड नॉट वांट के इंडिया हेल्प करे। तो ये दूसरा रास्ता हमारा बनता है चाबहार। चाबहार से ऊपर ईरान में ही जेहदान, जेहदान से बनता है जरंज, और फिर उसके बाद जरंज से फिर आगे अफगानिस्तान में घुसते हैं दिलराम, कांधार एंड काबुल। ये रास्ता आधा शिप है, फिर उसके बाद आधा रेल नेटवर्क है जो कि अफगानिस्तान तक घुसता है, और अफगानिस्तान के बाद फिर वो रोड नेटवर्क से जाता है। ये रास्ता अफगानिस्तान को डेवलप करने का भी है जो कि शायद पाकिस्तान नहीं चाहता है, और ये रास्ता वो भी है जो जिसको हम बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे। अच्छा, शिपिंग इज जैसे बोलो आज ही नहीं, शिपिंग बहुत टाइम से, हजारों साल से शिपिंग हमेशा चीप पड़ी है रोड ट्रांसपोर्ट से। क्यों? क्योंकि आपको रोड ट्रांसपोर्ट पे छोटे सामान के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, शिप में वो तैरता हुआ जाता है, यू जस्ट टू मूव द शिप। तो अगर शिपिंग जितनी ज्यादा हो सकती है उतना बढ़िया है। शिपिंग आज ही नहीं, हमने देखा कि रोड रूट होते हुए भी, सिल्क रूट था ये वो, लेकिन रोड रूट होते हुए भी हमने हिस्ट्री में देखा कि शिपिंग रूट ज्यादा प्रेफर किए गए। यहां से आप बाय रोड अगर भेज रहे हैं कहीं पे जगह, और सपोजिंग देयर इज वन एक सामान है जो कि आपको बाय रोड भेजना है मुंबई टू कोलकाता, अगर आप उसको शिप पे डाल देते हैं, शिप ज्यादा टाइम जरूर लेगा लेकिन शिप जो है सस्ता पड़ेगा। ये चीजें हम शिपिंग रूट लेंगे ईरान तक और ईरान से ऊपर चला जाएगा, वो सस्ता पड़ता है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं पड़ता उस एंगल से। हालांकि लंबा रूट ले रहे हो आप, फिर आगे उसका ट्रेन में चला जाता है, ट्रेन भी सस्ती पड़ती है। महंगा तब पड़ता है जब आप इंडिविजुअल ट्रक से लेके जाते हो, राइट, क्योंकि हर ट्रक का इंजन चलता है। अब नेक्स्ट, ये चाबहार जो है ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पोर्ट है कि हम ईरान में बैठे हैं, ओवरलुकिंग द गल्फ
और गल्फ में कोई भी क्राइसिस हुई और हम वहां पर हैं, तो हम एक तो पाकिस्तान के ग्वादर में चाइना बैठा है, हम उधर देख सकते हैं, उधर न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, साथ में हम गल्फ पे भी कोई भी गल्फ ऑफ हार्मोज या स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोज जिसे बोलते हैं, उसको स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोज को अगर कोई चोक करना चाहता है तो हमारी नेवी वहां पहुंच के उस चोक पॉइंट को खोल सकती है। जैसे कि अब हमने देखा कि गल्फ ऑफ एडन को कोशिश की गई वो करने की, चोक करने की, वहां पर हूतीज हैं, डॉक्टर साहब ने अभी बोला, लेकिन हमारी नेवी वहां पहुंची। आईएनएस चेन्नई, बहुत अच्छा काम किया आईएनएस चेन्नई ने। और यही नहीं, आईएनएस चेन्नई से पहले आईएनएस तबर भी काम कर चुका, वहां पे बड़े सारे शिप्स हैं, बहुत सारे शिप्स हैं हमारे। और आईएनएस चेन्नई तो एक्चुअली लेटेस्ट शिप है, स्टेल्थ फ्रिगेट है, स्टेल्थ शिप, डिस्ट्रॉयर है। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे शिप्स हैं और एक ही शिप बहुत होता है इन सबको ठीक करने के लिए। आईएनएस चेन्नई को देखते के, कमांडोज देखते के साथ ही जितने भी पायरेट्स थे वो सारे, कोई कोई इधर कूदा, कोई उधर कूदा, एक भी गोली नहीं चली और सारे भाग गए। तो हमारी जो शिप्स है वो दे आर वेल इक्विप्ड टू डू इट, बट हम लोगों को वहां पे बेसेस चाहिए और हमारे वहां पे बेस अगर ये जवार हमारे पास है तो इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल। और साथ में हम ईरान को तो प्रोटेक्शन देंगे ही, हम ईरान का तेल भी निकाल सकते हैं। आने दीजिए कुछ टाइम, ईरान का तेल देखिए बाहर निकलेगा और हम ही निकाल के दिखाएंगे, जैसे वेनेजुएला का आने शुरू हो गया, मतलब अभी तक नहीं आया तो आ जाएगा अगले कुछ टाइम में। वेनेजुएला हम ही निकाल रहे हैं कितने साल के बैन के बाद। इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट कंट्री और जहां जहां हम रहेंगे हम देखेंगे। वो कहता है ना कि मेरा साया साथ होगा, वो चलेगा। सही हो गया। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल है, डॉक्टर एस जयशंकर की आप फॉरेन पॉलिसी, यानी कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से आपकी क्या राय है? और डॉक्टर एस जयशंकर जो है अपने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को लेकर किस तरह चल रहे हैं, इस बारे में आपकी क्या थॉट्स? सर आप म्यूट पे हैं। देखिए, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमेशा से सदियों से सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामयः पे है, यानी कि सब सुखी हों और सब रोग मुक्त हों। ठीक है ना, विश्व बंधुत्व की बात करना, विश्व कल्याण की बात करना। आपको रोहित दादा बताएंगे, जब हमारे यहाँ कोई धार्मिक अनुष्ठान कंप्लीट होता है तो अंत में जो पुजारी आते हैं, जो पंडित जी आते हैं, वो कुछ नारे लगवाते हैं हमारे यहाँ पे। वो नारा क्या है आप सुन लीजिए। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, मानवों में सद्भाव हो, प्राणियों का कल्याण हो। कभी नहीं बोला जाता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो हमारा यही है, मानवों का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भाव हो, सब अच्छे से रहे। हम क्लाइमेट चेंज के लिए भी क्लाइमेट चेंज के लिए भी हमारी पॉलिसी यही है। वर्ल्ड में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके लिए भी हमारी ये पॉलिसी है। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट होता ये होने की मेन वजह है रिभा जी, जब आप किसी को अपने से इंफीरियर समझते हैं या जब आपको न्याय नहीं मिल रहा होता है, जो जस्ट न्याय है, ठीक है ना, नॉट न्याय की आपका अपना आइडिया, जो यूनिवर्सल आइडिया ऑफ जस्टिस है। यूनिवर्सल आइडिया ऑफ जस्टिस मीन्स रूल बेस्ड, जो कि ह्यूमन राइट सैंक्शन या ह्यूमन राइट अप्रूव्ड रूल्स हों, उनके ऊपर बेस्ड जो आपके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं। जब उन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस का डिनायल होता है तो आदमी फिर ढूंढता है कॉन्फ्लिक्ट का रास्ता। लेकिन अगर आप ये दोनों ऑप्शंस को हटा दें, इन लोगों को न्याय दें, लोगों में जो है वो ह्यूमन राइट्स के बात को प्रमोट करें, उनके इकोनॉमिक राइट को प्रमोट करें, तो आप देखें दुनिया में बहुत सद्भाव होगा। दुनिया में कल्चर को मिटाने की कोशिश ना करें, लोगों की बोलियां, लोगों की भाषाओं को मिटाने की कोशिश ना करें, इससे लोगों में वैमनस्यता रहती है। तो यही भारत का फॉरेन पॉलिसी है। भारत की डोमेस्टिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी सेम है। वो क्या है? नंबर 1, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। वी वांट टू लिव टू प्रमोट डेमोक्रेसी विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। ह्यूमन राइट्स, we want to promote human rights within India and outside India. Second, human freedom. We want to promote freedom of all kind, economic freedom, social freedom, cultural freedom, religious freedom, lingual freedom and socio-economic freedom. ये हमारा इंटरनल पॉलिसी है और यही हमारा एक्सटर्नल पॉलिसी है। हम दुनिया में भी यही ले जाके देना चाहते हैं। हम अपने उन लोगों के साथ ही हम जाते हैं जो फ्रीडम में विश्वास करते हो, फ्री इकोनॉमी में विश्वास करते हो, फ्रीडम ऑफ ह्यूमैनिटी में विश्वास करते हो, जो ह्यूमंस को समान देखते हो।
यही हमारी पॉलिसी है। तो मोदी जी चूंकि दुनिया में सबको एक समान समझते हैं और चूंकि वो दुनिया को मैसेज देते हैं और सच का मैसेज देते हैं, चूंकि जो मैसेज मतलब जो काम करते हैं वो इतना वो दिल से करते हैं और सच्चाई से करते हैं कि लोग उससे कनेक्ट करते हैं। वो नहीं समझते कि ये चतुराई कर रहा है या ये दिखाने के लिए कर रहा है या ये ब्राउनी स्कोर पॉइंट स्कोर करने के लिए कर रहा है। लोग उनसे इसलिए जुड़ते हैं। दिल से की गई काम जो है ना, दिल से अगर आप काम करते हैं तो वो कनेक्ट होता है और भारत ने सदैव ये काम किया है। हमें तो पता नहीं लोग क्या हिंदू इंतहा पसंद और ये और वो, ये इंतहा पसंदी आप देख ले, कोई एक कम्युनिटी नहीं कहती हमें सिवाय मुस्लिम के, और वो भी सारे मुस्लिम नहीं, हमारे बहुत से मुस्लिम भाई बहन है जो हमें अपने गले से लगाते हैं। आप पार्थियों को देख ले, वो हमें बहुत पसंद करते हैं। आप जैन्स को देख लें, आप सिखों को देख लें। तो ये एक जो मैं बात कह रहा था कि ये एक मोदी जी उसी डॉक्ट्रिन को जो हमारी वैदिक फिलॉसफी है, हमारे पुराणों की फिलॉसफी है, उसी को वो एक्सटेंड कर रहे हैं कि एकम सत बहुधा विप्राह वदन्ति, क्या कि अहम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। तेरा मेरा छोटे दिमाग के लोग करते हैं, बड़े दिल वाले जो होते हैं, बड़ी मानसिकता के लोग जो होते हैं, वो समस्त वसुधा को अपना परिवार समझते हैं। तो यही है हमारी फॉरेन पॉलिसी। जी रोहित सर, आप क्या कहेंगे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, डॉक्टर एस जयशंकर जो है वो एक ऑब्वियसली पिछले दिनों हमने उनकी बुक भी देखी और जिस तरह उन्होंने अपने फॉरेन अफेयर्स को और मजीद स्ट्रांग किया है इस पूरे मूव को, और इससे पहले रशिया का विजिट रहा डॉक्टर एस जयशंकर का एक अच्छा क्वेश्चन आया है अभिषेक सर, कैन अमेरिका अटैक ऑन ईरान? अच्छा क्वेश्चन है, पहले दादा से भी पूछ लो, हम भी लेते हैं। ठीक है, तो सर क्या कहेंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को देखते हुए? इंडियन फॉरेन पॉलिसी हमेशा से ऐसी रही है कि हम सबसे अच्छे बना के चलते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज हमारा किसी से दुश्मनी नहीं है। अब पाकिस्तान हमें दुश्मन समझे तो दूसरी बात है। इंडिया, क्या पाकिस्तान ही बता सकता है कि इंडिया ने ऐसा क्या किया है जो पाकिस्तान उसे दुश्मन समझता है? वही टू नेशन थ्योरी ना, और तो कोई रीजन नहीं है, और कोई रीजन मैंने सुना भी नहीं है आज तक, और कोई रीजन रहा भी नहीं है। अब आप आतंकवादी टेररिस्ट भेजते रहोगे तो फिर तो इंडिया रिएक्ट करेगा ना। इंडिया का वो है भाई, 1980 से पहले जब पंजाब में टेररिज्म आया, पाकिस्तान से आया। उस समय पाकिस्तान मना करता था, आज एक्सेप्ट करता है कि पाकिस्तान खालिस्तान मूवमेंट हमारे पास से चल रहा था। साफ साफ क्लियरली एक्सेप्ट करता है, हर फोरम पे एक्सेप्ट किया है। वहां कश्मीर से भी में जो टेररिज्म चलता है वो भी पाकिस्तान से चलता है। ये सब पाकिस्तान ने खुद एक्सेप्ट किया है, पाकिस्तान के लोगों ने एक्सेप्ट किया है, पाकिस्तान के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट कर चुके हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ, पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सब एक्सेप्ट कर चुके हैं। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट कर चुका है कि हम कश्मीर में टेररिस्ट भेज रहे थे। तो अगर वहां से भेजते रहोगे तो इंडिया अपने आप को बचाएगा कि नहीं बचाएगा? बिल्कुल बचाएगा। तो इंडियन पॉलिसी हैज ऑलवेज बीन टू बी गुड टू अदर्स। सबको अपना भी भला, दूसरे का भी भला, डेवलपमेंट करो, बिजनेस बढ़ाओ। हम ये कर रहे हैं पिछले 30 साल से, एग्जैक्टली 30 साल से। और इसमें हमने पाकिस्तान के करंट प्राइम मिनिस्टर उस समय के शहबाज शरीफ ने खुद अपने मुंह से बोला कि वो इकोनॉमीज जो एक टाइम पे IMF के सामने थी, आज वो आसमान से बातें कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि उन्होंने मेहनत की। जो आदमी मेहनत में लगा है, जो आदमी अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने में लगा है, वो किसी से दुश्मनी क्यों पालेगा? उसे पता है, एक मैकडॉनल्ड्स थ्योरी भी है। मैकडॉनल्ड्स थ्योरी ये बोलती है कि जिस कंट्री में मैकडॉनल्ड्स है वो कंट्री वॉर पे कम जाएगा। वो चांसेस बहुत कम है उस कंट्री के वॉर पे जाने के। क्यों? क्योंकि वो कंट्री उसके पास एक बड़ी मिडिल क्लास है और वो अपनी मिडिल क्लास की डिमांड्स पूरी करने में बिजी रहता है, वो किसी से वॉर नहीं करना चाहता है। अगर इस थ्योरी को माने तो इंडिया में तो मैकडॉनल्ड्स बहुत साल से, ठीक है। अब इस मैकडॉनल्ड्स थ्योरी से बाहर निकल जाते हैं। जहां तक कि एक जनाब ने क्वेश्चन पूछा कि ईरान पे अमेरिका अटैक कर सकता है। बॉस, ईरान पे अमेरिका अटैक कर सकता है, इसका क्वेश्चन का जवाब ये कर तो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ईरान एक न्यूक्लियर प्रोबेबल है। और व्हाट इज न्यूक्लियर प्रोबेबल? एक कंट्री होता है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, डिक्लेयर्ड होते हैं, उसने टेस्ट किए होते हैं, उसने दुनिया के सामने बताया होता है। पहले 5 कंट्रीज थे, 5 के बाद 2 और ऐड हुए, इंडिया और पाकिस्तान, और उसके बाद एक नॉर्थ कोरिया और ऐड हो गया।
एक होता है न्यूक्लियर प्रोबेबल, मतलब प्रोबेबली इस कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये बताता नहीं है हमें। उसमें जो कंट्रीज शामिल होते हैं उसमें एक ईरान शामिल होता है, एक इजराइल शामिल होता है, एक उसमें शामिल होता था व्हाट यू से इजिप्ट, जिसने अपने न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ दिए, लिबिया जिसने छोड़ दिया सब कुछ, एक था नॉर्थ कोरिया, प्रोबेबल वो कन्वर्ट हो गया डिक्लेयर्ड में। तो ईरान इज अ न्यूक्लियर प्रोबेबल कंट्री, पहली चीज, ठीक है। ये कई बार छप चुका है कि न्यूक्लियर पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान में चल रहा है। यस, अगर आपके पास पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम है तो आप डर्टी बॉम्ब तो बना ही सकते हो। अब डर्टी बॉम्ब क्या होता है? डर्टी बॉम्ब कोबाल्ट लेकर के या न्यूक्लियर फिजन फिसाइल मटेरियल या न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव मटेरियल लेकर के उसमें टीएनटी में डाल देते हैं या आरडीएक्स में डाला जाता है, जिसमें भी एक्सप्लोसिव डायनामाइट में, और उसमें मिला देते हैं। मिलाने के बाद उसको एक्सप्लोड करते हैं तो नीचे जो है वो न्यूक्लियर रेडिएशन आ जाती है पूरे एरिया में। तो न्यूक्लियर प्रोबेबल ये काम तो बड़े आराम से कर सकता है। फिजन न्यूक्लियर प्रोबेबल जानता है न्यूक्लियर प्रोबेबल के पास बॉम्ब्स होने के चांसेस होते हैं। तो अगर एक वॉर होती है अमेरिका की ईरान से तो इट इज अ न्यूक्लियर प्रोबेबल, ये बात याद रखना पड़ेगा। दूसरी चीज, आज से करीब 7 साल पहले या 8 साल पहले एक थ्योरी आई थी। एक शिप था अटलांटिक ओशन, एमवी अटलांटिक ओशन मर्चेंट वैसल, जो इंडियन नेवी के शिप होते हैं आईएनएस कहलाते हैं, पाकिस्तानी नेवी के शिप होते हैं पीएनएस कहलाते हैं। एक शिप होता है मर्चेंट वैसल एमवी, एमवी अटलांटिक ओशन। अच्छा, वो एमवी अटलांटिक ओशन, मैडम स्माइल ना मारे। अच्छा, दूसरी चीज मैं ये बोल रहा था, मैं किससे बात कर रही हूँ जो स्माइल मार रही हूँ हैं? अच्छा, मैं ये अरे बोल मेरी रहा छींक था पे, मेरे छींक आ गई ना, मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैं म्यूट नहीं किया। तो छींक तो यार, छींक तो सारी दुनिया में कोई, मुझे एक आदमी दिखा दो 800 करोड़ में से जिसने कभी छींका ना हो। मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ। नहीं, हो सकता है जो आज ही पैदा हुआ हो सकता है वो क्लेम कर ले, बाकी नहीं होंगे। चलना ना, एमवी अटलांटिक ओशन आज से 6-7 साल पहले या 10 साल पहले ये हुआ करता था कि एमवी अटलांटिक ओशन 2 महीने के लिए गायब हो जाता था। अब वो कहां गायब होता था, ये बात किसी ने उस पर ध्यान नहीं दी। अब उसका लॉग, अब शिप कहां जाता है उसका लॉग बताता है, ठीक है। वो गर्मी के 2 महीनों में गायब होता था। अब बाद में पता लगा नॉर्मली वो करता क्या है, नॉर्वे से, स्वीडन से लकड़ी लेता है और इजिप्ट के आसपास के कंट्रीज को देता है। लेकिन वो उन 2 महीने में वो रशिया जाता था, ऐसा बताया जाता है, मेरे पास कोई कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन ये वही रिसर्च में पता लगा है। वो रशिया जाता था, वहां से मिसाइल्स और मटेरियल लेके आता था और ईरान को देता था। बाद में इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई और एमवी आर्कटिक क्वेश्चन को रखा भी गया। तो उसके बाद एमवी आर्कटिक क्वेश्चन के ऊपर शायद केस वगैरह भी चला बहुत कुछ, लेकिन बाद में डिनाई भी किया गया इसे। ये चीजें कि अगर ये खबर एमवी आर्कटिक क्वेश्चन वाली सही है तो ये खबर भी सही है कि ऐसे और भी कई शिप्स थे जो मिसाइल्स दे रहे थे। तो ईरान इस चीज के लिए तैयार है कि वॉर होने वाली है तो वील फाइट, और उसको हराना बहुत आसान काम नहीं होगा, ये बात सही है। डॉक्टर साहब, कुछ आपके कमेंट आए, मैं उनका जवाब देता हूँ। बड़े अच्छे अच्छे कमेंट हैं। एक हमारे किसी भाई ने कहा कि सर गंवारों को मत पढ़ाइए, ऐसा कुछ कहा, जाहिलों को। देखिए भाई, ज्ञान जाहिलों को ही दिया जाता है। आप कहाँ पे, आप जरा किसी ज्ञानी को ज्ञान देखिए, वो आपको ऐसा लतेड़ेगा ना, मेरी बात सुनने को कोई ज्ञानी शुरू होगा वो तो मुझे बता देगा तू गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ज्ञानी भाई साहब जाहिलों को दिया जाता है ताकि, और देखिए क्यों आप इस बात से, ये आप लोग की जिद है कि हम नहीं बताएंगे, हम बात ही नहीं करेंगे, गलतियां ना करें। बार बार कह रहे हैं, जिन्ना की फैमिली कन्वर्ट इसलिए हो गई कि हमने जो है उसके बाप को कहा कि अब हम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये मत करें आप लोग। इस्लाम कैसे फैला या क्रिश्चियनिटी कैसे फैली, जोड़ा ना इन्होंने लोगों को। आप जोड़ना ही नहीं चाहते हो यार, ये तो अपने लोग हैं। हमसे जुड़ेंगे तो क्या हम इनको बता रहे हैं, इनके इतिहास के बारे में ना बताएं, क्योंकि इनकी किताबों में से तो गायब कर दिया है। समझे ना इस चीजों को आप। और किसी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि क्या अमेरिका जो है
वैभव दामले साहब बोल रहे हैं, सर डू यू फील दैट बाइडेन पॉलिसी इन मिडिल ईस्ट हैज मिजरेबली फेल्ड? Not only Biden, America's policy in Middle East has miserably failed. What is the Biden policy? ट्रम्प की पॉलिसी में और बाइडेन के पॉलिसी में क्या अंतर था? ये आपको पता है, ये पॉलिसियां एस्टैब्लिशमेंट बनाती हैं। बाइडेन या ट्रम्प की पॉलिसीज अलग अलग नहीं हो जाएंगी। आखिर ये जो मुस्लिम बैन था या सो कॉल्ड जो वेटिंग होनी थी, वेटिंग के उसको हायर लेवल पे ले जाना था, जो मिडिल ईस्ट से मुस्लिम कंट्री चार पांच कंट्रियां इन्होंने बैन की थी, तो और उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया था। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पॉलिसी है इसको बाइडेन ने चेंज कर दिया? हैज ही ओपन द डोर? इज देयर अ फ्लड गेट कि सबको आने दो अंदर? नहीं कर रहे वो। ओवरऑल पॉलिसी वही रहेगी। थोड़ा सा उन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया होगा कि हाँ भाई चलो इस वाले में आ जाओ, थोड़े हम एक्सेप्ट कर रहे हैं इस टाइप का कॉस्मेटिक चेंजेस करके, बट ओवरऑल द पॉलिसी विल रिमेन द सेम, बिकॉज ये पॉलिसी बाइडेन साहब की नहीं है, ये पॉलिसी डीप स्टैब्लिशमेंट की बात है। और अगर आप देखें जो पूरा का पूरा ट्रंप और रामास्वामी साहब का जो आज उन्होंने अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया, उनका जो पूरा का पूरा पिच था, वो पिच किस बात पे था कि हमें एस्टैब्लिशमेंट से, पेंटागन से अपनी कंट्री को वापस लेना है। सो मिडिल ईस्ट में इनकी पॉलिसी ये रही है, ऑयल के नाम पे इन्होंने मिडिल ईस्ट को डिस्ट्रॉय किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मिडिल ईस्ट का हर गलती, और हमारे ऊपर भी अगर कोई आतंकवादी घटना हो रहा है तो उसका मिडिल ईस्ट ऑयल से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वी हैव बीन अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म। लेकिन आप ये कहें कि क्या ऑयल के लिए खेल नहीं हुए वेस्ट एशिया में अमेरिका के द्वारा? बिल्कुल खेल हुए अमेरिका के द्वारा वेस्ट एशिया में। उन्होंने तबाह बर्बाद किया है कई कंट्रियों को, उन्होंने वहां पे नफरत के बीज बोए। तो बुश का क्या डॉक्ट्रिन था? बुश ने इराक पे बदला क्यों लिया था? जूनियर बुश जो था, जूनियर बुश ने अफगानिस्तान में अटैक करने के बाद वो चला गया इराक में, उसने इराक को अटैक करके तबाह बर्बाद कर दिया। वही काम उन्होंने, फिर इराक जब तबाह बर्बाद हुआ तो वहां से क्या निकला? पावर वैक्यूम के बाद आईएसआईएस निकला। बिकॉज सद्दाम हुसैन जब फॉल किया तो उसके बाद बहुत से लोगों ने सद्दाम हुसैन को वो करना था, सद्दाम हुसैन ने बहुत से लोगों को रोक के रखा हुआ था। सद्दाम हुसैन फेल, पावर वैक्यूम वाज द कॉन्सिक्वेंस। तो अमेरिका की कोई पॉलिसी है ही नहीं। क्या पॉलिसी है वेस्ट एशिया के साथ अमेरिका की? कि दो ही पॉलिसी, इमिग्रेशन की पॉलिसी हो सकती है, दूसरा की क्या वेस्ट एशिया में हम डेमोक्रेसी प्रिवेल कराएंगे। अगर अमेरिका की पॉलिसी वेस्ट एशिया में सक्सेसफुल होती तो मैं आपको बता रहा हूं, जो हम इंडिया के साथ आए हैं, ये क्या नाम है, मोहम्मद बिन सलमान साहब और मोहम्मद बिन जायद साहब, वो नहीं आते, वो अमेरिका से ही खुश रहते। ओपेक पे भी उन्होंने, अभी देखिए ऑयल प्राइसेस को, जब उन्होंने कहा था सऊदी अरेबिया के प्रिंस से कि ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करो, रशिया के साथ जब ट्रेड का वो चला था, उन्होंने ऑयल प्राइसेस को कम नहीं किया था। पॉइंट मैं क्या कह रहा हूं कि वेस्ट एशिया में पॉलिसी है ही नहीं कुछ उनकी। ऑयल वॉज देयर पॉलिसी और उनको पता ही नहीं है। और ये इजराइल इज देयर पॉलिसी। ऑयल और इजराइल, ऑयल और जेरूसलम, यही तो उनकी पॉलिसी के वो है। ट्रंप ने आकर के जेरूसलम को तेल अवीव की जगह इजराइल का कैपिटल डिक्लेयर करने का वो साइन कर दिया था। तो दे हैव बीन इनसेंसिटिव टू द इंटरेस्ट ऑफ अरेबियंस, चाहे वो अरेबिक मुस्लिम हो या अरेबिक क्रिश्चियंस हो या अरेबिक कोई और ट्राइब हो। तो उनको खुद भी नहीं पता है ना कि वो इजराइल का साथ लें या इजराइल के अगेंस्ट में जाए। और ऑयल को लेकर के उनका जो अब धीरे धीरे, चूंकि ऑयल की वैल्यू कम होती जा रही है, तो वो शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन इजराइल की वजह से वो वहां से कभी हटेंगे तो नहीं, मिडिल ईस्ट में वो हमेशा रहेंगे। या वेस्ट एशिया कह लीजिए, मिडिल ईस्ट बहुत बड़ा रीजन हो जाता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में तो अफ्रीका भी आ जाता है। वेस्ट एशिया को वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज वेस्ट एशिया का मतलब इजराइल की सुरक्षा की गारंटी अमेरिका लेता है। तो अगर आप ये कहें कि बाइडेन की पॉलिसी में कोई बहुत बड़ा चेंज था, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं था। बाइडेन ने क्या कर दिया? क्या एंथनी ब्लिंकन ने, ये इजराइल मारे जा रहा है। कल इन्होंने हुतीज के ऊपर भी, यमन पे भी अटैक किया, परसों नरसों यूएस और यूके ने मिलकर के। क्या पॉलिसी में चेंज हुआ है? ये पेंटागन की पॉलिसी है, एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी है। इजराइल की पॉलिसी के साथ कोई चेंज कोई भी वहां का जो प्राइम प्रेसिडेंट आकर के नहीं करेगा। ये एस्टैब्लिशमेंट यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो रन करेगा। इसीलिए वो कह रहा था रामास्वामी ना, विवेक रामास्वामी साहब क्या कह रहे थे कि हम आएंगे तो हम पूरा एस्टैब्लिशमेंट ही चेंज कर देंगे। एफबीआई को या सीआईए को बंद करने की बात कर रहे थे भाई। वो तो ही हैज गॉन टू दैट एक्सटेंट। तो आज हालांकि जब उनको आइवा के काउकस में ही हैज टू टेस्ट द डिफीट, और उन्होंने फिर
ट्रंप को अपना एंडोर्समेंट दे दिया। द पॉइंट इज दैट कि वो यही बात कर रहे थे ना कि लेट्स टेक अमेरिका बैक फ्रॉम पेंटागन। वो पॉलिसियां बना रहे हैं, डेमोक्रेसी के जो डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं उनके पास रह नहीं गई है पॉलिसी। सो दिस इज व्हाट सो नॉट ओनली बाइडेन, overall United States of America policy has failed in East Asia. The policy was support Israel, promote democracy, and if the democracy is not there, regime change. ये तीनों पॉलिसी फेल हो गई। सद्दाम को हटाओ, फिर उसको गद्दाफी को हटाओ, फिर उसको हटाओ, ये सब फेल हो गया। क्या पॉलिसी है उनकी भाई? पूछे तो पॉलिसी क्या है सिवाय इजराइल के प्रोटेक्शन के लिए, और क्या पॉलिसी है उनकी? अब धीरे धीरे ये इंटरनली, अब जब से मोहम्मद बिन सलमान साहब ने कहा कि हम डेमोक्रेसी की तरफ जाएंगे, तो यू कैन सी अ चेंज। और वो इंडिया के साथ वो मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया ज्यादा कंफर्टेबल है, बशर्ते कि वो अमेरिका की लीडरशिप को स्वीकार करें। इंडिया की लीडरशिप के लिए उनका रिलीजियस लीडर भी तैयार हो जाएगा, लेकिन अमेरिका के लीडरशिप के लिए उनको ओसामा बिन लादेन ही मिलेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन लीडरशिप। जी, दैट्स व्हाट। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल है कि क्या ऐसा करना चाहिए पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसीज को बेहतर करते हुए कि हर कंट्री के साथ हमारी फॉरेन पॉलिसीज इस तरह की हों कि हर कंट्री के जो रिलेशन है वो पाकिस्तान के साथ बेहतर हो सके? क्या कहेंगे? आपकी फॉरेन, देखिए फॉरेन पॉलिसी में फॉरेन कुछ नहीं होता, सब इंटरनल होता है भाई। फॉरेन पॉलिसी मतलब देखिए, मुझे अपने घर के हालात पता है। मेरी मान लीजिए घर में 8 लोग हैं, मुझे उनको खाना देना है। मैं अपना घर कैसा बनाना चाहता हूँ, क्या मैं चाहता हूँ मेरी बेटी बाहर जाके पढ़े, या मैं चाहता हूँ मेरी बेटी घर में बैठ करके रहे और बाहर ना निकले। जैसा मैं अपने घर का माहौल चाहूंगा वैसे ही लोगों को मैं अपने घर में बुलाऊंगा और उन्हीं लोगों के घर में मैं जाऊंगा। अगर आप एक कल्चर से या एक तरीके की लाइफस्टाइल से नहीं संतुष्ट है, तो आप उनको अपना दोस्त नहीं बुलाएंगे ना। आप कहेंगे यार ये इस तरीके के लोग हमारे घर नहीं आना चाहिए, या हम इनके घर नहीं जाएंगे। और जो आपकी डॉक्ट्रिन है, फॉरेन पॉलिसी है, उसने बड़ा अच्छा बोला था, क्या नाम है वो, मर गए उसके वो, जिन्होंने कहा था कि भाई काफिरों से तो बस उतना ही संबंध रखो जो टट्टी जाने के लिए रखना पड़ता है, दैट्स इट इनफ। कि भैया हाथ धोना है तो तुम्हें थोड़ा बहुत साबुन वाबुन लगाना पड़ेगा। यही है आपकी फॉरेन पॉलिसी। आपकी फॉरेन पॉलिसी का सेंटर है ओआईसी। ओआईसी के मेंबर 57 देश हैं, तो उसको कहते हैं 57 इस्लामिक देश है। अगर आप ओआईसी का ट्रीटी या चार्टर पढ़े तो उसमें लिखा है 57 मेंबर्स, बट दीज 57 मेंबर्स आर नॉट नेसेसरली इस्लामिक कंट्रीज। उस 57 में से कम 20 तो मैं आपको बता सकता हूँ जो इस्लामिक नहीं है बल्कि सेक्युलर है। तो आपकी जो कंट्री है उसका फॉरेन पॉलिसी का कोर इस्लाम है, मुसलमान इस्लाम, बस। पर दिक्कत यह है कि आप इस्लाम को नहीं समझते। आपका इस्लाम इंडियन इस्लाम है, एंटी इंडियन इस्लाम है, एंटी हिंदू इस्लाम है, बस। आपका इस्लाम गाय खाने वाला इस्लाम है, बड़ा खाने वाला इस्लाम है, गोश्त खाने वाला इस्लाम है। इसके अलावा आपको इस्लाम का कुछ नहीं पता, और ना आप जानना चाहते हो, ना आप टीटीपी से लड़ते। टीटीपी से लड़ते आप लोग। टीटीपी कह रहा था कि हम लाएंगे इस्लाम यहां पे असली वाला, आप नहीं लड़ रहे हो। तालिबान की गवर्नमेंट अगर आपको अफगानिस्तान में मंजूर है तो फिर पाकिस्तान में क्यों नहीं मंजूर है, ये मेरे समझ के बाहर है। तालिबान तो अगर अफगानिस्तान में आता है तो जंजीरें तोड़ दी गुलामी की, लेकिन अपने यहाँ रूल ऑफ लॉ चाहिए। रूल ऑफ लॉ के तो भाई प्री कंडीशन है, वो कंडीशन है कि रूल ऑफ लॉ विल ओनली बी पॉसिबल व्हेन देयर इज अ सेक्युलराइजेशन और सेक्युलर कंट्री और सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपकी फॉरेन पॉलिसी हो ही नहीं सकती। उसका रीजन ये है कि आपको, आपकी फॉरेन पॉलिसी का कोर है एंटी इंडिया, एंटी हिंदू। जो भी हमको इंडिया के अगेंस्ट में तुम करो, हम उसके बदले में बिछने को तैयार है। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है। आप समझ लीजिए ना, फॉरेन पॉलिसी इज एन एक्सटेंशन ऑफ योर इंटरनल इंटरेस्ट। रिबाहा, आप दोस्ती उसी से करोगी जिससे आपको पता है कि ये मेरी सोच का है, या आप शादी वहीं जाके करोगी जहां आपको लगता है ये मेरी सोच का है। अगर आपकी सोच का नहीं है, उसका रहने सहने का अलग तरीका है, आपका नहीं, तो आप वहां नहीं फिट कर पाओगे। उससे आप ट्रांजैक्शन भले कर लो कि वो कुछ सामान बेचता है तो जाके ट्रांजैक्शन ले लो, इसको कहते हैं टैक्टिकल रिलेशनशिप। लेकिन आप शादी ब्याह परिवार उस समाज में क्रिएट करोगे जो आपके जैसा सोचता है। आप भले पंजाबी मुसलमान हो, लेकिन एक सिंधी या बंगाली मुस्लिम से आपकी शादी हो जिनका लाइफस्टाइल एकदम अलग है, तो आप सोचोगे भैया कि भाई, और या वो बहुत कंजर्वेटिव है, आप सोचोगे कि भैया हम जाएं कि ना जाएं। तो पॉइंट उसी तरीके से आपका एक्सटर्नल फॉरेन रिलेशन भी यही होता है। यू लुक फॉर योर इंटरेस्ट। अगर आपको पता नहीं है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, तो आप किससे दोस्ती करना है आपको पता ही नहीं चला। कभी आप चाइना से दोस्ती कर रहे हो, कभी रशिया से दोस्ती कर रहे हो, कभी अमेरिका से दोस्ती कर रहे हो, बिकॉज आपको पता ही नहीं किससे दोस्ती करना है। बिकॉज आपके पास कोई इंटरनल इंटरेस्ट है ही नहीं। आपका इंटरनल इंटरेस्ट है इंडिया को बर्बाद कर दो, हम मर जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो घास की, आपका इंटरनल इंटरेस्ट है घास की रोटी खाना है। अब हम तो बड़े इस टेंशन में कि आपको घास सप्लाई करें, क्योंकि बहुत जून वो जरूरत होगी आपको घास की रोटी के लिए।
अब कैसे हम आपको घास लेके जाएंगे और वो फिर घास की जो आटा बनेगा वो फिर पता नहीं हमारे यहाँ की गाय बैलों का क्या हो। आप समझ रही हैं, आपका एक्सपोर्ट बिल बढ़ने वाला है वो गाय की वो घास की रोटी का। अब कौन सी घास खाएंगी, इसमें भी आप लोग चूज ही लोगे, मुझे पता है घटिया घास नहीं चूज करेंगी आप। धूप घास लेंगी या आप वो कांटे वाली घास का आटा खाएंगे, आई हैव नो आइडिया भाई विभा जी। तो ऑल इन ऑल आपकी फॉरेन पॉलिसी है घास की रोटी कैसे खाएं, इंडिया को कैसे तबाही की ओर पहुंचा दे। दिस इज योर दिस थिंग। जिस दिन आपके लोग पाकिस्तान का मतलब समझ गए कि पाकिस्तान का मतलब वेलफेयर ऑफ पीपल, वेलफेयर ऑफ इट्स हिस्ट्री, कंजर्वेशन ऑफ इट्स हिस्ट्री, प्रोटेक्शन ऑफ इट्स कल्चर, इट्स ट्रेडिशन, एंशिएंट हेरिटेज, बात खत्म हो जाएगी। आप अपने आप उस तरह के लोगों से, अभी आप अमेरिका में जाना नहीं चाहते हो। देखिए मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं और इस दादा भी मेरा समर्थन करेंगे। आपने वॉर ऑन टेरर में फॉरेन पॉलिसी बनाई कि हम वॉर ऑन टेरर लड़ेंगे। वॉर ऑन टेरर फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पसेस, कोई भी समझदार आदमी था वो बेसिकली वॉर ऑन अलकायदा था, और वो है भी। आप सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन पढ़ लें, वॉर ऑन अलकायदा ने जिहाद डिक्लेयर किया हुआ था। अलकायदा के प्रति आपके सभी लीडर्स में एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि ये वेस्ट से लड़ रहा है, जिहाद का काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। अब आपका इंटरनल इंटरेस्ट ये था कि आप वॉर ऑन जिहाद में उसामा के साथ जाते, लेकिन आपने क्या किया, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हमें इस्लामिक बनना है या जमहूरिया बनना है, क्योंकि आप इस्लामिक भी हो और जमहूरिया भी हो, आप चले गए अमेरिका के साथ। आपने उनकी वॉर ऑन टेरर, वॉर ऑन जिहाद को अपने सर ले लिया। अब वॉर ऑन जिहाद आप लड़ने तो चले गए, तो पता चला अरे भाई हम इसको कैसे गोली मारे, ये तो मेरा अपना है, ये तो वीर उसामा बिन लादेन है, भाई के ऊपर कैसे गोली मारे। तो वॉर ऑन टेरर लड़ भी रहे थे और नहीं भी लड़ रहे थे आप। यही आपकी फॉरेन पॉलिसी है, कंफ्यूजन। और उस कंफ्यूजन का रीजन ये है कि आप नहीं जानते कि आप क्या करना चाहते हो। जिस दिन आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में या तो लिख दिया कि इस्लामिक रिपब्लिक, इस्लामिक किंगडम ऑफ पाकिस्तान, या आपने लिख दिया रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जिस दिन ये आपको समझ में आ गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी की भी समझ आ जाएगी। जब तक आप लिखोगे इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, आपकी फॉरेन पॉलिसी कोई नहीं समझा सकता। मैं तो एक अदना सा प्रोफेसर हूं जो कि बहुत जबरदस्त एनालिसिस करता है जी। रोहित सर, यही मेरा सवाल आपसे भी है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को कैसे देख रहे हैं आप और कैसे बेहतर किया जा सकता है मजीद? सर आप म्यूट है। मैंने म्यूट कर लिया था। जो अभी अभिषेक जी बोल रहे थे ना डॉक्टर साहब, वो एक उसको अगर मैं एक किताब में बताऊं तो एक किताब CIA के स्टेशन चीफ थे जिनका नाम था रॉबर्ट गार्नियर। इन्होंने एक और किताब लिखी थी एक और जनाब के साथ मिलके। उसमें उसमें ये लिखा था कि दिल्ली में जो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था वो स्पेसिफिकली करवाया गया था पाकिस्तानी एजेंसीज की तरफ से। क्यों करवाया गया था? क्योंकि ओसामा बिन लादेन ट्रैप हो चुका था, और ट्रैप होने के बाद उसको पाकिस्तानी फोर्सेस ने ट्रैप किया था, अमेरिका ने पूरी नजर रखी थी, और वो कुछ दिन में ही पकड़ा जाता क्योंकि उसके पास ज्यादा वो सामान नहीं था, खाने पीने का सामान नहीं था, उसके पास सप्लाईज नहीं थी। अब उसको वहां से बाहर निकालने के लिए फोर्सेस विड्रॉ करनी थी, और फोर्सेस विड्रॉ करनी थी तो कुछ ऐसा करना था जिससे कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे टेंशन बन जाए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, CIA के स्टेशन चीफ जो इस्लामाबाद में थे उन्होंने बोला। मैं किताब का नाम आपको बता सकता हूँ, आप अगर देखना चाहें तो इसमें आपको डिटेल्स मिलेंगे। CIA स्टेशन चीफ ने स्पेसिफिकली ये बात मेंशन की है। अब ये समझो कि वॉर ऑन टेरर पाकिस्तान कितना स्ट्रॉन्ग लड़ रहा था। एक जनाब थे जो उस समय अमेरिका के एम्बेसडर थे अफगानिस्तान में, आजकल वो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं अफगानिस्तान में, अमेरिका के ही या इस रीजन में। उनका नाम है ज़िल्मे खलीलजाद। ज़िल्मे खलीलजाद ने अपनी ही किताब में लिखा है कि हमें ये नहीं पता कि पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर में हमारा एलाय है या दुश्मन है। द रीजन बीइंग कि जो हथियार हम या नाइट विजन डिवाइस जो हम तालिबान से लड़ने के लिए पाकिस्तानी आर्मी को दे रहे हैं वो तालिबान के पास से निकल रही है, मारे गए तालिबान के पास से। तो अगर वॉर ऑन टेरर होनी है तो पाकिस्तान को एक मिशन रखना पड़ेगा। मेरे आतंकवादी अच्छे हैं, उसके बुरे हैं, इससे बाहर आना पड़ेगा।
और ये भी कि बस ये एक जिसे बोले ना, मतलब जब इंटरनेशनल रिलेशन सामने आ जाते हैं ना यार, तो एक एक वर्ड बहुत सोच समझ के खींचना पड़ता है, इसलिए मैं वर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, पाकिस्तान को ये तो पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। आज हम ये चला रहे हैं, कल ये हमारे खिलाफ जा सकता है। नेक्स्ट इज ऑल योर्स। डॉक्टर साहब, सर क्या कहेंगे एंड पे, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? एंड हो रहा है जी सर। देखिए, मैसेज बस इतना देंगे रिवाहा जी कि अपनी इतिहास से नफरत छोड़ दीजिए। शैलो आर्ग्यूमेंट या शैलो एनालिसिस या एनालॉजी वो भी छोड़ दें आप लोग। अपनी मिट्टी को स्वीकार करें, अपने इतिहास को स्वीकार करें। रिलीजन आप किसी भी ईश्वर की, किसी अल्लाह की पूजा करें, कोई दिक्कत नहीं, आप अल्लाह से जुड़े, बट क्या अपने से नफरत करना जरूरी है? और चूंकि आप इतनी अच्छी हैं, मुझे पता है आपने तो बहुत कुछ फेस किया, इसकी वजह से आपको लोगों ने टारगेट किया। मैं यूँ कहूँगा कि रिबाह इमरान जैसे लोग बने, आज वो आपको भले टारगेट कर रहे हैं, मगर आज से 10 से 15 साल बाद कभी अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स को ठीक होना है, पाकिस्तान को तरक्की की राह पे कभी गामजन होना है, तो उस गामजन होने के लिए उनको रिबाह जैसी आमजन से जुड़ना पड़ेगा। आज आपने इस बच्ची को भले डराया धमकाया, ब्लैकमेल कर रहे हो कि ये हिंदू की बात करती है, ये उसकी बात करती है, बात ये सिर्फ प्यार की कर रही है, दोस्ती की कर रही है, अपने मुस्तकबिल को संवारना चाहती है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारना चाहती है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को संवारना चाहती है। नफरतों से मुस्तकबिल नहीं होते। आज आप रिबाह का इमरान कर रहे हो, रिबाह का विरोध कर रहे हो, कल आप क्या मोहम्मद बिन सलमान साहब का विरोध करोगे? भारत से दोस्ती में ही पाकिस्तान की भलाई है। आपको रास्ता बदलना पड़ेगा, आप लोगों को हिंदू हेट्रेड छोड़ना पड़ेगा आपको, जो आप देख नहीं रहे हो, आप खुद एक हिंदू हो। ये नफरतें छोड़नी होंगी, होश के नाखून लेने होंगे, और यदि नाखून आपने चबा दिए हैं तो आप होश के कुछ और ले लें। एक ऐसी दवाई लें जिससे होश में आ जाते हो, मतलब वो नहीं, वो जो इमरान खान सूंघता है वो नहीं। सर एंड पर मैसेज देंगे रोहित सर? क्या 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 बोला आपने? पर आप क्या मैसेज देंगे? मैं मैसेज ये दूंगा कि भैया, जो इमरान खान की बची हुई जो निकली है ना, वो प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस में जो वो सूंघता था, वो आपके प्राइम मिनिस्टर ने सूंघनी शुरू कर दी है। वो सूंघ करके कुछ बोल रहा है आजकल, तो वो प्राइम मिनिस्टर गया हुआ है वहां पे से क्या वो कौन सी जगह है वो, डावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। भाई साहब, कल तक तो सांस पटाने के तरीके बता रहा था, आज वो बता रहा है कि मैं डावोस जा रहा हूँ। खैर एनीवेज, वो नशा जो है ना, वो नशा सूंघना बंद कर दें, बेस्ट है। सही हो गया। तो सर बहुत शुक्रिया, रोहित सर आपका बहुत शुक्रिया, अभिषेक सर आपका बहुत शुक्रिया, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया हमारे व्यूअर्स का कि उन्होंने इस सेगमेंट को एंड तक देखा और हमें सपोर्ट किया। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और इसी के साथ फेसबुक पे भी आप जाकर हमें पेज, हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। इन दोनों के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगी, तो आपने ज़रूर हमें फॉलो करना है। और साथ ही साथ मैं इन पर फिर से कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए हमारे चैनल की मेंबरशिप लें, और हमें नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।